नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वह है भूटान और इंडिया का, जो मुख्य रूप से देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से संबंध है। और अभी कुछ समय पहले यानी जो ये दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, उसका जो ब्लास्ट हुआ था उससे कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जो है विजिट किए थे भूटान। भूटान जो है भारत के लिए क्यों मुख्य रूप से जो है इम्पोर्टेंट है, इसकी भी महत्ता को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी के द्वारा 2016 में इस पर जो है प्रश्न भी पूछा गया है, वो भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे। मेंस में जो क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जो अभी विजिट किए हुए थे कुछ समय पहले, जो भूटान गए हुए थे, क्यों गए थे? तो मुख्य रूप से जो गए हुए थे वो वहाँ के जो चौथे नरेश थे भूटान के। आपको पता भी होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वह निकाला जाता है भूटान के द्वारा निकाला जाता है। अर्थात वहाँ की जो जीडीपी की जो गणना होती है, जैसे अपने वहाँ जो इकोनॉमिक में जीडीपी या जीएनपी की या जीवीए की जो गणना होती है, ठीक वैसे वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो गणना होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। यानी जितना ही ज्यादा हैप्पीनेस रहेगा वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पे इकोनॉमिक भी ग्रोथ जो है माना जाता है कि हम वहाँ की इकोनॉमी वैसे ग्रो कर रही है। ठीक ना? तो वहां पे राजाशाही चलती है अभी। और आपको पता भी है आईटीबीपी जो भारत का इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, वो वहां पे मुख्य रूप से तैनात रहती है। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भूटान, वो हम लोग देखने का कार्य करेंगे ही साथ साथ। और ये हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों गए थे वहां पे। तो मैं पहले ही बता रहा था कि वहां पे राजाशाही चलता है, और वहां के चौथे जो नरेश थे, चौथे जो शासक थे, चौथे जो राजा थे वहां के भूटान के, उनका 17वां एनिवर्सरी था। ठीक ना? उसी में जो है एनिवर्सरी बर्थडे था, उसमें इन्होंने जो है विजिट किया था। और जो वर्तमान वहां के भूटान के जो नरेश हैं वर्तमान समय में, उन्हीं के वो फादर हुआ करते थे। ठीक ना? जो चौथे नरेश थे, जिनका 70 नंबर का 70th जो है नंबर का 70th नंबर यानी 70 नंबर का जो है उनका बर्थडे एनिवर्सरी बर्थडे था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है कि कौन नंबर का बर्थडे था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है उनका नाम क्या था, चौथे अगर वहां के नरेश थे। और वर्तमान में वहां की नरेश कौन है, जो उनके फादर जो थे उनका नाम क्या था, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो है मैप बेस्ड अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछे, तो भूटान से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर संगठन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी में, जैसे बिम्स्टेक हो गया या एससीओ हो गया, एससीओ में है कि नहीं भूटान, मुख्य रूप से देखा जाए तो। या अगर आप देखेंगे कि इसके साथ एससीओ के साथ जो है सार्क का मेंबर है कि नहीं है, बिम्स्टेक का है कि नहीं, ब्रिक्स का है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिसमें भूटान और इंडिया दोनों पार्टनरशिप में है, दोनों जो है वह उपस्थित है। ये भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये आर्टिकल। जो भूटान में विजिट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है ना। वहां पे कौन कौन सी नदियां हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो भूटान के चौथे नरेश, जिनका नाम था ड्रूक ग्यालपो। ठीक ना? ड्रूक ग्यालपो जिग्मे सिंगे वांगचुक। देखिए नाम तो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन खैर आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। अगर याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मोटा मोटी केवल देख लेंगे ऑप्शन में अगर ऐसे। हालांकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वहां के चौथे जो नरेश थे उनका नाम क्या है। बाई द रेयर रेयर केस में पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन नाम तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना? बाकी वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं उसमें हो सकता है पूछ लिया जा सके। ठीक ना? तो प्रधानमंत्री जो है वो गए थे भूटान के जो चौथे नरेश थे, ड्रूक ग्यालपो, जिनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक। ठीक ना? तो उनके 70 नंबर का जो जन्मदिन समारोह था उसमें भाग लेने गए थे। और ये जो जिग्मे सिंगे वांगचुक है, उनके ही बेटे इस समय वर्तमान समय में वहां पे क्या है, मुख्य रूप से नरेश हैं भूटान के। ठीक ना? तो उन्हीं के पिता का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, 70वां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। उसमें भूटान की राजकीय यात्रा पे प्रधानमंत्री जो है विजिट किए हुए थे। अब मैं बता रहा था कि अगर हम लोगों से सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में या अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होता है, वनडे एग्जाम्स होता है, उसमें कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखने का कार्य करेंगे। तो ये है अपना भारत। और भारत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो उतना डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन देखिए यह जो भूटान जो है, देखिए ये भूटान मुख्य रूप से देश है।
और भूटान में अगर देखेंगे तो इधर से इसका सीमा जो है वो साझा होता है किधर से, चाइना से होता है और इधर भारत से होता है। अब भारत में आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैप में थोड़ा सा जाके पूछे तो, कि भूटान भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए, ये है सिक्किम, ठीक ना, ये है पश्चिम बंगाल और ये है साथ साथ आसाम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो है सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन चारों राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान, ठीक है। अब ये भूटान के बारे में थोड़ा सा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो देखिए, एक तो बीच में ये नेपाल आ गया है ना, ये तो बीच में नेपाल आ गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर से लेके और पूरा जो है पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखने का कार्य करेंगे तो इसमें देखेंगे पूरा हिमालयन रेंज है ना। अब हिमालयन रेंज में जो हमारा सीमा लगता है, इधर तो तिब्बत है, ठीक ना। तो हालांकि तिब्बत चाइना जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है ये है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सिक्योरिटी लेवल पर भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अभी कुछ समय पहले इंसिडेंट जो हुआ था गलवान घाटी वाला, वो भी आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है भारत के द्वारा ही, भारत के जो फोर्सेस हैं वह मुख्य रूप से यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे तैनात है ना। भारत के द्वारा ही सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इवन आपने देखा होगा यूपीएससी का फॉर्म भी आप फिलअप करते हैं तो उसमें भी भूटान के जो नागरिक हैं वो भी जो है फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें आप देखेंगे कि ये जो भूटान है, यह एक अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे सुर्खियों में रहा था न्यूज की, भूटान जो है एक बड़ा सिटी बनाना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाहता है। तो वहां पे वो सहयोग करने के लिए वह चाइना में गया हुआ था, ठीक ना, सहयोग राशि करने के लिए। तो हालांकि भारत के संरक्षण में भूटान रहा है। अब अगर इसमें चाइना की एंट्री अगर हो जाती है तो देखिए हमारे लिए कितना कंसर्न हो सकता है। कैसे कंसर्न हो सकता है, तो देखिए इधर तो सिक्किम का क्षेत्र है ना, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर अगर भूटान में प्रवेश कर गया चाइना, तो सपोज दैट मानिए यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स, अभी मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको, हिमालयन रीजन से रिलेटेड जो फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत ये जो क्षेत्र आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन समझिए कि यहाँ पे अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर भारत चला रहा है, अब यहाँ पे एंट्री हो गया चाइना का, तो चाइना क्या करेगा, यहाँ की बहुत सारी जो नदियां हैं उन नदियों पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट जब बनाएगा तो जब यहाँ पे बांध बनेंगे और इसको इलेक्ट्रिक उत्पादन करके वह कहाँ क्या करेगा, या तो पूर्वोत्तर मुख्य रूप से या तो बांग्लादेश को बेचेगा या भूटान को, या मुख्य रूप से क्या करेगा उसके लैंड को एक्वायर भी कर सकता है। उसके बाद से जब एक्वायर कर लेगा तो यहाँ पे जो ये रिलेटेड जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे तीस्ता वाला जो विवाद हुआ था अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश के साथ, उसमें भी आपने देखा कि यहाँ बाढ़ रीजन जो है ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, फ्लड जो है ज्यादा ज्यादा। अब यहाँ पे जब फ्लड ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो कृषि जो है उसका भी प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ जान माल की भी हानि होगी ही होगी। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे हो गया, देखिए अगर यहाँ तक ये पहुंच जाता है तो मात्र इतना ही छोटा एक गलियारा है, रास्ता है, जिसको आप लोग जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक ना, या चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब यही रास्ता जो है, जो ये पश्चिम बंगाल से होकर जा रहा है, ये किशनगंज जो है, पूर्णिया किशनगंज वाला जो क्षेत्र है बिहार का, यहाँ से होते हुए और सीधे असम से होते हुए पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पर प्रेजेंस अगर हो जाए चाइना का तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से तोड़ने का जो है कार्य करेगा। यहाँ पे एंटी इंडिया सिगमेंट जो है यह फैलाने का कार्य करेगा। जैसे आपने कुछ समय पहले म्यांमार में देखा जो तख्ता पलट हुआ, और उसके कुछ ही समय बाद आपने देखा कि यहाँ पर भी यानी बांग्लादेश में भी यही चीजें देखने को मिली। तो यह पूर्वोत्तर, हालांकि अब मणिपुर में जो कुकी और मैतीस में जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि इसमें जो है अनदर कंट्रीज जो है उनका हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है, इंटरनल जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी सबसे ज्यादा कंसर्न हो सकता है अगर यहाँ पे प्रेजेंस हो जाए। तो भारत सिक्योरिटी लेवल पर भी भूटान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी जो है भूटान, वो भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जब देखा जाए तो एक तरह से यह हमारा जो है हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालयन जो रीजन है, अच्छा टोटल जो हिमालयन रीजन की अगर बात किया जाए तो टोटल हिमालयन रीजन इनका फैलाव कितना है, लगभग आपने पढ़ा होगा, ये लगभग इसका फैलाव जो है 2400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक ना। पूरा टोटल हिमालयन रीजन का जो फैलाव है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ में अगर देखा जाए, बांटा जाए पूरे हिमालयन रीजन को, तो 4 पार्ट में आप बांट सकते हैं, 4 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा वह कौन सा हिमालय है, तो वह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ज्यादातर ये क्षेत्र जो है
यह तिब्बत क्षेत्र में आते हैं। लद्दाख का भी कुछ हिस्सा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में इसमें बहुत सारी श्रेणियां भी आपको देखने को मिलेगी। काराकोरम श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणियां जो है, ये सब श्रेणियां, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालयन जो क्षेत्र है वहां उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के बाद से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आपको दिखाई देगा ग्रेटर हिमालय का। एक ग्रेटर हिमालयन जो क्षेत्र है, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है या महान हिमालय भी कहा जाता है अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वह यहाँ पे है, और वो ग्लेशियर्स जो है एक तरह से देखा जाए तो यह नदियों का मुख्य जो होता है वो क्या होता है? सोर्स होता है, स्रोत होता है। तो यह ग्रेटर हिमालय में बहुत सारे पॉइंट है। अब इसमें आप देखेंगे ग्रेटर हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले आपको माउंटेन्स जो है वो दिखाई दे देंगे। अब अधिक ऊंचाई वाले जो माउंटेन्स है उसमें अगर बात किया जाए तो पूरे हिमालयन क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक ऊंचा जो माउंटेन क्षेत्र होगा वो कौन होगा? माउंट एवरेस्ट होगा, है ना? माउंट एवरेस्ट होगा। लेकिन इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में, चूंकि यह नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? सागर माथा के नाम से वहां पे जाना जाता है। तो ग्रेटर हिमालय का सबसे बड़ा जो यानी सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक इंडिया के बारे में पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी चोटी है यानी ग्रेटर हिमालय का, तो वो आप लोग पढ़े होंगे, सिक्किम में है। और कौन सा है? कंचनजंगा, है ना? तो कंचनजंगा है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कंचनजंगा नहीं, वो तो केटू गार्डविन है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ग्रेटर हिमालय में मैं पूछ रहा हूं, ठीक ना? ट्रांस हिमालय में नहीं पूछ रहा हूं या ऑन द होल पे नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपसे ट्रांस हिमालय के बारे में पूछे तो आप बताएंगे केटू गार्डविन है ना? लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है कि ग्रेटर हिमालय में भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, तो वह भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? वह है आपका कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है। बाकी जो है माउंट एवरेस्ट, अगर ऐसे बिना किसी देश का नाम पूछे हुए ऐसे पूछ दे रहा है तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा कहा जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो आप देखेंगे कि वह है लघु हिमालय का, या मध्यम हिमालय भी कहा जाता है, इसका क्षेत्र होता है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो माउंटेन्स की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे लोअर होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और उसके नीचे जो है वह क्षेत्र हो जाता है किसका? शिवालिक का। और शिवालिक के बाद से आप देखेंगे कि शिवालिक के बाद एक कुछ क्षेत्र आता है, उसके बाद से आ जाता है मैदानी क्षेत्र, जो नदियों के द्वारा जो गाद है, जो मुख्य रूप से अपर्दन के बाद जो नदियों के द्वारा जो मिट्टियां लाई गई होती हैं, है ना, वह जब यहाँ पे इकट्ठा होता है तो वहां पे उपजाऊ मिट्टी का यानी मैदानी क्षेत्रों का जो है वह निर्माण होता है। तो ये तो पूरा टोटल क्षेत्र है। अब भूटान किस में आता है? तो आपको देखने को मिलेगा कि भूटान ग्रेटर हिमालय का भी पार्ट है। आप देखेंगे कि महान हिमालय के साथ साथ या लेसर हिमालय का भी कुछ पार्ट इसमें आपको दिखाई देगा। और सबसे अंत में अगर आप देखने का काम करेंगे तो शिवालिक क्षेत्र भी आपको कुछ दिखाई देंगे। इसका मतलब इसमें कुछ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी आपको दिखाई देंगे, कुछ मध्यम श्रेणी के भी माउंटेन्स दिखाई देंगे, और छोटे छोटे श्रेणियों के माउंटेन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक ना? तो ये याद रखिएगा। माउंट आपसे पूछा जा सकता है, ये नाम रखिएगा, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, माउंट चोमो लहारी, ठीक ना? तो माउंट चोमो लहारी कहाँ पे है? यह याद रखिएगा कहाँ पे है? भूटान में है, ठीक ना? उसके बाद से अगर देखा जाए कूला कांगरी, ये भी माउंटेन है। माउंटेन तो यह जो है कूला कांगरी जो है ये भी भूटान में ही है, ठीक ना? और सबसे ऊंचा माउंटेन जो है भूटान का अगर कोई है तो वो है कूला कांगरी, तो याद रखिएगा। और चाइना और यहाँ मुख्य रूप से भूटान के बीच में बॉर्डर का भी काम करता है। तो कूला कांगरी थोड़ा सा याद रखेंगे, और थोड़ा सा याद रखेंगे उसके बाद से सेकंड नंबर का माउंट सोमो लहारी, ठीक ना? अब थोड़ा सा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसका इसका भी जिक्र हम लोग कर लेते हैं कि भूटान में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वह कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। आप अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ दे कि जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भूटान में पड़ता है, ठीक ना? उसके बाद से नदियों के बारे में बहुत सारी नदियां, क्योंकि हिमालयन है तो हिमालय से बहुत सारी, चूंकि ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। जैसे आपको याद रखना है, एमो नदी हो गया, पारो नदी हो गया, ठीक ना? पारो नदी, एमो नदी, फिर कुरु नदी, ठीक ना? फिर मानस भी यहाँ पे आता है। खैर मानस आप थोड़ा सा छोड़ भी देंगे, लेकिन यह तीनों याद रखिएगा, एमो, पारो और कुरु, ये तीन नदियां मुख्य रूप से आपको यहाँ पे दिखाई मुख्य रूप से देगा। ब्लैक माउंटेन भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक ना?
तो यहाँ पे और इसके बाद से जो भूटान के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है, जो मैं बता रहा था कि ये पश्चिम बंगाल और असम का जो क्षेत्र है, जो नीचे दक्षिण वाला क्षेत्र है, उसमें जस्ट नीचे जब आप आएंगे शिवालिक के नीचे, तो आपको दौर्स प्लेन भी दिखाई देंगे, ठीक ना। तो दौर्स प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। तो ये मानस नदी जो आती है, जो मानस मुख्य रूप से असम में जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जहाँ पे मानस नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, यह भी भूटान से होके ही आती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वह कुरु नदी भी है, जो कि भूटान से ही निकलने का काम करती है, ठीक है। तो ये भूटान से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए कि थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे कि बिम्स्टेक जो है, भारत और जैसे भारत हो गया और इंडिया और जो भूटान है, इंडिया और भूटान, इन दोनों का पार्टनरशिप अगर देखेंगे तो बिम्स्टेक में भी आपको दिखाई देगा, ठीक ना। बिम्स्टेक में भी दोनों देश हैं। अब बिम्स्टेक जो है, इसका मुख्य रूप से स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1997 में, ठीक है। अब 1997 में कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसके तहत इसका हुआ था स्थापना बिम्स्टेक का। अच्छा, एक और थोड़ा सा चीज याद रखेंगे, 1967 में यह भी बैंकॉक डिक्लेरेशन है, लेकिन इसके अंतर्गत किसका स्थापना हुआ था? आसियान का हुआ था, ठीक ना। आसियान जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, उनका जो है एक संगठन है, जो जिसमें मुख्य रूप से कितने देश हैं? 10 देश हैं। बिम्स्टेक में आपको देखने को मिलेगा 7 देश हैं। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। बिम्स्टेक में जो है अभी कुछ समय पहले, यानी इसी वर्ष 2025 में ही इसकी बैठक जो हुई है 2025 में बिम्स्टेक की, वह कहाँ पे हुई है? वह हुई है थाईलैंड में, ठीक ना। कहाँ पे बैठक हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, ठीक ना, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो याद रखना चाहिए आपको। नेपाल है, आपका भूटान है, फिर बांग्लादेश है ना, भारत है ही है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और कौन है? म्यांमार है, ठीक ना। इस सातों के सातों कंट्री जो है वो किसमें है? बिम्स्टेक में है। तो बिम्स्टेक में जो कंट्री है कौन कौन है? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। तो इससे भी हाँ जो है मुख्य रूप से यहाँ पर भी रणनीतिक जो साझेदारी है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो विजिट किए थे, कहाँ पे? भूटान विजिट किए थे। तो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन जो कार्यक्रम है, उसके लिए समर्थन भी किया गया है भारत के द्वारा। उसके बाद से गेलेफू माइंडफुलनेस जो सिटी, इसी के बारे में मैं बात बता रहा था कि इसके डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल जो है सिटी बनाने की बात चल रही थी वहां पे भूटान में। और इसके लिए फंड जुटाने के लिए चाइना भी यहाँ के मुख्य रूप से जो नरेश हैं वो गए हुए थे, लेकिन इसमें इंडिया का दखल देने के बाद जो है इंडिया जो है और इंडिया ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर से ये सारी चीजें चल रही हैं, बात चल रही है। तो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो परियोजना है, इसके लिए सहायता और असम में एक आव्रजन चेक पोस्ट की भी स्थापना की, ये मुख्य रूप से इसमें बात की गई है, ठीक ना। उसके बाद से और भी 3 समझौते इसमें किए गए हैं, नवीकरणीय ऊर्जा पे, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पे भी मुख्य रूप से इसमें किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जल विद्युत परियोजना इसमें साझेदारी जो है यह शुरू की गई है दोनों देशों के बीच में, लगभग 1020 मेगावाट की। अब ये नाम याद रखिएगा, जल विद्युत जो परियोजना है, जिसकी जो 1020 मेगावाट का है, जो शुरू किया गया है, जिसका नाम है पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना। इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। यह कहाँ का है? यह भूटान का है, और मुख्य रूप से किसके साझेदारी में हो रहा है? भारत के साझेदारी में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो 1020 मेगावाट का जो है वह विद्युत का उत्पादन करेगा, ठीक ना। तो नाम याद रखिएगा, 1020 मेगावाट, और नाम है क्या? पुनात सांगशु सेकेंड जल विद्युत परियोजना। पुनात सांगशु सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो 1020 मेगावाट का है कहाँ पे? वह मुख्य रूप से भूटान में है। इसका भी उद्घाटन किया गया है। और 1200 मेगावाट का एक और है पुनात सांगछू फर्स्ट परियोजना, इस पर फिर से काम शुरू करने की भी बात की गई है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग के लिए पुष्टि की गई है। और इसका ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, भारत चूंकि इसमें साझेदार है, तो भारत को भी क्या होगा? इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना।
तो चूंकि आप लोकेशन देखे ही हैं, मुख्य रूप से मैंने दिखाया अभी आपको भूटान का लोकेशन। इसका लोकेशन ही ऐसा है जहाँ पे विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत परियोजनाओं का जो है निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें दो परियोजनाएं आपको याद रखना है, एक पुनात सांगचू फर्स्ट जो कि 1200 मेगावाट का है, और एक है पुनात सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वो है 1020 मेगावाट का, ठीक ना। और नई ऊर्जा के लिए पहल के लिए 40 बिलियन रुपए की ऋण सहायता भी भारत जो है वह भूटान को देने का काम किया है। अब कनेक्टिविटी कैसे दोनों के बीच में अगर देखा जाए, भारत और भूटान के बीच में, तो दरंगा चेक पोस्ट और जोगी गोफा मल्टी मॉडल टर्मिनल, ये सब सीमा पार संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जो है वह व्यक्त किया गया है दोनों देशों के द्वारा, ठीक ना। फिर गोलेफी कोकराझार और समत्से बारन हाट मार्ग पर प्रगति पर ध्यान देने के लिए इसमें बात की गई है। व्यापार में और क्या-क्या समझौता हुआ है इसमें, व्यापार और कृषि पे, तो भारत ने आवश्यक वस्तुओं और उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर्स है, उसकी आपूर्ति के लिए संस्थागत रूप दिया है, और पहली खेप भूटान को स्थिर कृषि सहायता जो है सुनिश्चित कर दी गई है भारत के द्वारा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया ये है भूटान, जिसकी राजधानी यहाँ पे थिम्पू आपको दिखाई दे रही है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको पहले बताया ही कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब व्यापार और आर्थिक संबंध में अगर थोड़ा सा देखा जाए, तो भारत और भूटान व्यापार समझौता 1972 में हुआ था, जो कि संशोधन इसका फिर दोबारा जो है 2016 में फिर इस पे हस्ताक्षर किया गया, और फ्री ट्रेड व्यवस्था जो है इसमें दोनों देश साझा करते हैं। फिर 2014 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई, उसके बाद से देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 3 गुना बढ़ाया गया। इसमें 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो है वह व्यापार जो है वह लगभग कितना हो गया, 1777.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2024-25 में हो गया। तो देखिए 484 से 1777.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, कितना बड़ा जो है यह व्यापार भागीदार भी बनता जा रहा है भूटान हमारे मुख्य रूप से भारत से, ठीक ना। तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक भी है, लगभग 50% हिस्सेदारी है उसकी। विकास में साझेदारी अगर देखा जाए तो भारत 1960 के दशक से मुख्य रूप से देखा जाए तो भूटान का प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी, हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं को तो अब जो है स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि योजना आयोग जो चलाता था पंचवर्षीय योजना, उसको समाप्त करके आपको पता हुआ कि 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई उसके स्थान पे, है ना। तो वो यह उस समय का है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 45 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया गया था भारत के द्वारा। फिर भारत कृषि में आईआईटी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, शहरी विकास और शिक्षा में भी बहुत सारे परियोजनाओं में जो है भागीदार है और सहायता राशि देता भी है। फिर 4 जल विद्युत परियोजनाएं जो है भारत और भूटान के साझेदारी से चालू है। एक पुनः सांगचू फर्स्ट, सेकेंड जो कि निर्माणाधीन है, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, और इसमें भारत ने भूटान से लगभग 2448 करोड़ मूल्य के बिजली आयात भी किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सांस्कृतिक संबंध भी आप देखेंगे कि भारत और भूटान के बीच में फाउंडेशन 2003 सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान जो है वह बढ़ावा देने के लिए किया गया। भूटानी तीर्थयात्री जो है आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर बोध गया जैसे बौद्धिज्म जो स्थल है वहां पे आया करते हैं। बौद्ध गया हो गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम जैसे भारतीय बौद्ध स्थलों पे वो आते रहते हैं। और भारत भूटानी मठ और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचों का भी समर्थन करने का काम करता है। तो एक तरह से कल्चरल संबंध भी, रिलेशन भी भारत और भूटान के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ और भी उभरता क्षेत्र है, जैसे भारत का जो है डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है, रुपे कार्ड है, ठीक ना, या भीम ऐप है, उससे संबंधित अगर देखा जाए तो डिजिटल और वित्तीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों तक भी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि रुपे कार्ड हो गया, भीम हो गया, भीम ऐप जो हो गया, या डिजिटल जो ड्रोक्यूल प्लेटफॉर्म है उसको भूटान ने अपनाया है, ठीक है। हालांकि केवल भूटान ने ही, अब हम लोग चूंकि भूटान के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भूटान के बारे में आपको बता रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे देश हैं भारत के जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो भीम ऐप है, जो डिजिटल पेमेंट जो लेन देन होता है, उसको बहुत सारे देशों ने अपनाया है, ठीक ना। तो भारत भूटान जो है सैट 2022 और ग्राउंड अर्थ स्टेशन 2030 को बढ़ते, चूंकि देखिए भारत का जो अंतरिक्ष देखा जाए अंतरिक्ष एक तरह से इंस्टीट्यूशन है जो इसरो है, वह मुख्य रूप से एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। और अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि 100 से अधिक ज्यादा जो है वह सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है अभी तक, और सफल पूर्वक उसके बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिसको हम लोगों ने मुख्य से पिछले क्लास में पढ़ा भी है, पीएसएलवी और एसएलवी के बारे में, ठीक ना। मैक थर्ड जो आया है नया व्हीकल उसके बारे में भी।
तो धीरे-धीरे इसरो जो है उसका जगह वो पूरे यानी ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो इसरो अपना जगह इस समय बनाया हुआ है और धीरे-धीरे एक्सपेंड हो ही रहा है। उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछला जो उसमें जब संवा वो लॉन्च किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर को भी धीरे-धीरे गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए छूट दे रही है। तो उसमें क्या होगा प्राइवेट सेक्टर की जो भी वर्क है वह सटीक समय पे जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो ये यहाँ से धीरे-धीरे एक्सपेंड जब हो रहा है इसरो तो पड़ोसी जो अपने देश हैं वहाँ के जो सैटेलाइट है, वहाँ की जो आवश्यकता है उसको भी आसानी से वो पूरा कर सकता है। ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें हैं भारत के द्वारा जो किया जाता है। फिर चीन कारक और भू-राजनीतिक संतुलन को के लिए भी भूटान हमारे लिए आवश्यक है। जैसे मैंने पहले बताया कि चीन से इसका लोकेशन और भारत के लोकेशन के बीच में जो है भूटान एक तरह से सिक्योरिटी लेवल पर भी मैंने बताया कि अगर चाइना इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है तो भारत के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। फिर आर्थिक निर्भरता में अगर देखा जाए व्यापार सहायता और जल विद्युत निर्यात के लिए भूटान की भारत पर निर्भरता जो है वो संरचनात्मक असंतुलन और प्रभुत्व को की धारणा को जो है वो पैदा करने का काम करती है। फिर पर्यटन एवं लोगों के बीच संपर्क भी ये हमेशा बना रहता है। बहुत सारे पर्यटन भारत के जो है भूटान जाते हैं। भूटान के बहुत सारे बौद्ध तीर्थयात्री जो हैं वह भारत आते हैं। भारत जो है जो बौद्ध स्थल है वहाँ पे वो विजिट करते हैं। तो यह दोनों देशों के बीच में टूरिज्म के तहत जो है लोगों के बीच में कल्चरल जो संपर्क है वह बना रहता है, सांस्कृतिक संपर्क जो है वो बना रहता है जिससे अर्थव्यवस्थाएं भी जो है वह क्या होती है ग्रो होती है। ठीक ना? अब पर्यावरण संबंधी चिंता क्या है कि जो जल विद्युत जो बांध है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसमें देखेंगे तो उसके प्रसार से क्या होगा निचले जो इलाके हैं उसमें जैसे पश्चिम बंगाल हो गया या द्वार जो क्षेत्र होते हैं जो एरियाज होते हैं वहां पे परिस्थिति तंत्र का खतरा या बाढ़ जैसे खतरा या फ्लड जैसे जो है डिजास्टर जैसे जो है खतरा वह बना जो है जैसे सिक्किम में आपने देखा पिछले वर्ष वहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बांध था वो टूटा तो कितना बड़े लेवल पर वहां पे नुकसान हुआ था निचले इलाकों में। तो लाजमी है हो सकता है यहाँ पे। ठीक है? तो ये पर्यावरण संबंधी कुछ चिंताएं हैं। फिर सीमा और सुरक्षा मुद्दे में अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण सीमा और अवैध व्यापार जैसे तस्करी हो गया और विद्रोही गतिविधियां ये सब चुनौतियां यह मुख्य रूप से भारत और भूटान के बीच में बनी हुई है। लेकिन अभी भी हम देखें अगर ऑन द होल पे तो भारत और भूटान का पूरा जो रिलेशन है अभी तक जो है वो पॉजिटिव ही है यानी निगेटिव नकारात्मकता की तरफ नहीं गया हुआ है। ठीक है? तो टेक्नोलॉजी रूप से भी जुड़ाव है, तकनीकी रूप से भी, डिजिटल रूप से भी है, रणनीतिक जुड़ाव भी है मैंने बताया अभी। ठीक है? सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो जैसे थाईलैंड जैसे देश हो गया, म्यांमार जैसे देश हो गया, जैसे आप कह सकते हैं कंबोडिया जैसे देश हो गए, ठीक है? जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हो गए वो हो गए या आप देख सकते हैं कि चाइना जो हो गया वो या फिर से भूटान हो गया, ये सब ऐसे देश हैं जो जहाँ पे बौद्धिज्म जो है बड़ी मात्रा में यानी ज्यादा संख्या में बौद्धिज्म है या जापान हो गया। तो यहाँ पे भारत चूंकि बौद्धिज्म जो है फला फूला वो कहाँ से उत्पन्न हुआ कहाँ शुरू हुआ भारत से शुरू हुआ। तो भारत इसका स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही अच्छे तरह से जो है कूटनीतिक रूप से सॉफ्ट पावर के रूप में क्या कर सकता है इसका यूज कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक ना? इसीलिए आपने देखा कि कुछ समय पहले जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं विजिट करते हैं वहां पे बहुत सारी परियोजनाएं लॉन्च की जाती है। तो धीरे धीरे यह इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका यूज किया जा सके। ठीक है? तो फिर भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण है तो भूटानी पेशेवर जो हैं या यंग लीडर्स जो फेलोशिप जो है उस उनके लिए भूटान के जो युवा है उनके लिए शुरू किया गया है। फिर जल एवं पर्यावरण सहयोग में देखा जाए तो शुद्ध जल विद्युत जो सहयोग है एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन की ओर से संक्रमण और बाढ़ नियंत्रण या जल गुणवत्ता या कोई भी डिजास्टर होता है भारत हमेशा क्या जो है वह भूटान का सहायता करता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि देखिए इस पे प्रश्न भी पूछा गया है 2016 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग लिख के डालेंगे टेलीग्राम पे। ठीक ना? उस पे देखा जाएगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि दुर्गम भूभाग और कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण जैसे कुछ देशों के साथ जैसे मैं बता रहा था कि कुछ देश आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इधर कंट्री हो गई जैसे बांग्लादेश से थोड़ा सा रिलेशन उतना उस लेवल का अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का है। ठीक है? तो ये प्रश्न में यही बात कह रहा है कि दुर्गम भूभाग और कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण जो सीमा प्रबंधन है
ठीक ना। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वह एक जटिल कार्य है, मतलब आसान कार्य नहीं है, ठीक ना। तो प्रभावी सीमा प्रबंधन की चुनौती क्या है, कौन-कौन सी इसमें सीमा प्रबंधन में चुनौतियां हैं, क्या रणनीति है, वह उस पे प्रकाश डालिए। उस पे प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, तो आपको लिखना है मुख्य रूप से 150 शब्द में, ठीक है, 150 वर्ड में आपको लिखना है। बताइएगा। भूटान का आप ले सकते हैं, नेपाल का ले सकते हैं। अब नेपाल में देखिए बहुत सारे जो आतंकवादी गतिविधियां या मुख्य रूप से जो और भी जो गतिविधियां होती हैं, इलीगल गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं नेपाल के रास्ते से भग जाते हैं, ठीक ना। तो वहां पे बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें जो है ये आपको लिखना है 150 वर्डों में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।